वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। जी हाँ, हम इस चीज़ को मानते हैं कि कानून की मालूमात जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको किसी कानूनी नॉलेज या इल्म की ज़रूरत पड़ जाए और आपका नॉलेज और आपका कानूनी इल्म काम आ जाए और आपका मसला हल हो जाए। जी हाँ नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट किस तरह से अपॉइंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस तरह से तैनात होते हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ऑनरेबल जजेस अपॉइंट होते हैं उनके बारे में क्या क्राइटेरिया है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जुडिशल कमीशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कोई पार्लिमानी कमेटी भी इसके अंदर दखल अंदाज होती है, प्राइम मिनिस्टर का रोल कितना है और प्रेसिडेंट क्या वो एक ऑफिस है या वो भी कोई चीज़ों को स्क्रूटनाइज करके ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। आज की डिस्कशन को हम 3 हिस्सों पर तकसीम करेंगे। सबसे पहले ये कि ऑनरेबल जजेस की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, कौन सा शख्स जो है वो एक हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है, उनकी एज क्या होनी चाहिए और इससे मुतल्लिक जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में पहला हिस्सा जो है वो इसके बारे में कंसर्न होगा। दूसरे हिस्से के में हम डिस्कस करेंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल है, वो किन किन लोगों पर मुश्तमिल होती है, और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे पार्लिमानी कमेटी की कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर कौन कौन से अरकान शामिल होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को पार्लिमानी कमेटी किस तरह से अपने अप्रूवल या रिफ्यूज़ल भेजती है और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से एक शख्स को ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। तो नाज़रीन, पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। नाज़रीन, किसी भी शख्स को हाई कोर्ट का जज मुकर्रर होने के लिए जो सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि वो पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 193 हमें इसके बारे में तफसील से आगाह करता है और ये बताता है कि जी एनी पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट अनलेस ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड इज़ नॉट लेस दैन 35 ईयर ऑफ एज। तो 2 क्वालिफ़िकेशन जो हैं वो हमें नज़र आती हैं आर्टिकल 193(2) के अंदर। नंबर 1 ये कि उस शख्स को पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए और दूसरे नंबर पर उसको 45 ईयर ऑफ एज होना चाहिए। तीसरे नंबर पर वो जो बात करता है इसी आर्टिकल का तीसरा हिस्सा, वो कहता है कि जनाब उसे 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए होना चाहिए बतौर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। अगर इससे कम उनकी प्रैक्टिस है तो वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। या फिर ये कि वो 10 साल तक सर्विसेज में रहे हों। कौन सी सर्विसेज में? यानी कि वो जुडिशल सर्विसेज में रहे हों और उन्होंने 3 साल बतौर डिस्ट्रिक्ट जज के या उसके फंक्शन को परफॉर्म किया हो। या फिर ये कि वो 10 साल तक किसी जुडिशल ऑफिस को होल्ड किया हो, उन्होंने उधर काम किया हो, जिसकी मिसाल हमें एडवोकेट जनरल के ऑफिस से मिलती है, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल, या इसी तरह से अटॉर्नी जनरल जो है उनका ऑफिस भी इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो ये क्वालिफ़िकेशन जो होंगी उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट को कंसीडर किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये किन लोगों पर मुश्तमिल होता है, ये कब मार्ज़ वजूद में आया और इसकी क्या पावर्स हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 2010 से पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। 2010 में जो आइन के अंदर तरामीम की गई उसके नतीजे के अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और इसके अंदर 7 लोग शामिल होते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं देखिए नाज़रीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो चेयरमैन की हैसियत के तौर पर बैठेंगे, और नंबर 2 पे द 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे, और उसके बाद जो है वह फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द 4 मेंबर जजेस फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि फेडरल लॉ मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस भी इसके अंदर बतौर मेंबर बैठते हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी इसके अंदर बतौर मेंबर बैठते हैं, एंड अ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट
member of Pakistan nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर ये लोग शामिल हैं, हम देखते हैं कि ये जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी जज की तैनाती होगी तो उसके मुतालिक ये लोग चेयर करेंगे। लेकिन अगर मामला हाई कोर्ट के अंदर तैनाती का हो तो उसके अंदर 4 मज़ीद लोग जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू विच द अपॉइंटमेंट टू बी मेड एज ए मेंबर, और उसके बाद द मोस्ट सीनियर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, यानी कि अगर सिंध के अंदर अपॉइंटमेंट हो रही है सिंध हाई कोर्ट के अंदर तो उनके जो चीफ जस्टिस हैं और मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो इसके अंदर भी शामिल होंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ, जो लॉ के मिनिस्टर हैं उस कंसर्न प्रोविंस के, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और चौथे नंबर पर एन एडवोकेट हैविंग नॉट लेस दैन 15 ईयर एक्सपीरियंस इन हाई कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न्ड बार काउंसिल, यानी पंजाब के अंदर अगर अपॉइंटमेंट हो रही है किसी जज की तो उसके लिए पंजाब बार काउंसिल से वो नॉमिनेशन लेके आएंगे और वो उनको इसके अंदर जुडिशल काउंसिल के अंदर उनका हिस्सा बनाया जाएगा। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट या आप फेडरल शरीयत कोर्ट की बात करें तो उसके अंदर भी जो मेजर हिस्सा है वो वही रहेगा, 7 अफराद जो इसमें शामिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंसर्न लोगों को भी शामिल किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी जो है उसका क्या रोल होगा। तो आइए अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी हिस्से के अंदर हम बात करेंगे पार्लिमानी कमेटी के मुतालिक। हमने जान लिया कि जजेस की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कोई फ़र्द अगर बनना चाहता है जज ऑफ हाई कोर्ट तो उसको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन जो है वो दरकार होंगी। हमने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड किया। अब तीसरे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पार्लिमानी कमेटी की। हम ये जान चुके हैं कि जब एक बंदा क्वालिफाई करे और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिकमेंड कर दिया कि ये जो शख्स है उसको जज ऑफ हाई कोर्ट बनना चाहिए, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी जो है वो देखती है कि वो जो रिकमेंडेशन उनके पास आई है ईच वैकेंसी के अगेंस्ट, उसके अंदर वो अपना फ़ैसला जो है वो सुनाए। और वो कमेटी जो है वो 8 अफराद पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी कमेटी के अंदर 4 अफराद जो है वो सेनेट की तरफ से होंगे और 4 ही जो है वो नेशनल असम्बली में से चुने जाएंगे। और 4 अफराद जो है वो एक ट्रेजरी बेंच यानी कि जो भी गवर्नमेंट के अंदर होगा वो नॉमिनेट करेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर, और अपोजिशन लीडर जो है वो 4 लोगों को नॉमिनेट इसके अंदर करेगा। अब ये 4 लोग जो हैं वो स्क्रूटनाइज़ करेंगे, उनकी सारी प्रोसीडिंग जो है वो इन कैमरा होगी और उनको वो रिकॉर्ड भी करेंगे। अब पार्लिमानी कमेटी जो है वो 2 किस्म के इक़दाम कर सकती है। एक तो ये कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकमेंडेशन भेजी हैं जिस शख्स के मुतालिक, उनको वो तस्लीम कर लें और कंफर्म करके उनको जो है वो फर्दर प्रोसीजर में डाल दें। और दूसरे वो ये कर सकते हैं कि वो उनको कंफर्म ना करें। अगर वो कंफर्म नहीं करते तो वो अपने रीज़न्स देंगे और उन रीज़न को रिकॉर्ड करने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर देंगे और वो आगे प्रेसिडेंट के ज़रिए वापस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दिया जाएगा। और अगर वो अप्रूव कर देते हैं तब भी यही प्रोसीजर होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए आगे मामलात को जो है वो जुडिशल कमीशन को वापस बुझाएं और उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको कंफर्म करके जो है वो अपॉइंट करते। अब इसके अंदर 1-2 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर हमें देखनी चाहिए कि अगर पार्लिमानी कमेटी जो है वो जुडिशल कमीशन की लिस्ट से मुत्तफिक नहीं है और वो एग्री नहीं करती तो वो तकरीबन 8 में से 6 अफराद यानी 3/4 की रेशो से उनको इनकार करना पड़ेगा। और अगर कंफर्म नहीं करती तो ये रेशो नहीं है तो फिर वो इनकार नहीं कर सकती। इस तरह के इंसिडेंट हमें कम ही मिलते हैं जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिकमेंड कर देती है और उसके बाद जो है वो अक्सर पार्लिमानी कमेटी जो है उसको इंडोर्स करके प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए आगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देती हैं। और उसके बाद आखिरी स्टेप जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी ओथ लेते हैं और अगर मामला हाई कोर्ट के मुतालिक हो तो गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस जो है उनकी ओथ लेते हैं और उसके बाद उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। अब जो है वो नाजरीन, इसी के साथ मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ। अगले किसी वीलॉग में फिर हाजिर होंगे किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।